मकान मालकिन डॉली कार्तिक के सीने से अपने शरीर को सटाकर खड़ी हुई थी। एक पल के लिए कार्तिक भी उसके ब्रेस्ट के दबाव से मदहोश सा होने लगा। डॉली की गर्म सांसें जब उसके सीने पर पड़ रही थीं, तो कार्तिक के होश उड़ा रही थीं। उसका मन कर रहा था कि डॉली की छाती को दबोच ले और उसके होंठों को चूसते हुए उसकी कमर को कस कर पकड़ ले और यहीं टूटकर उसके साथ जवानी का आनंद ले। कार्तिक ने अपने हाथ डॉली की मदमस्त कमर तक बढ़ाए और एक ही झटके में कसकर उसे पकड़ लिया। डॉली कार्तिक की मजबूत पकड़ से सिहर उठी। उसे मजा आ गया और लगा कि आज रात उसे इस हैंडसम और चार्मिंग मर्द के साथ गुजारने का मौका मिल गया है। डॉली ने अपनी आह को और मदहोश और लस्टफुल बनाते हुए उसने खुद को पूरी तरह कार्तिक के हवाले कर दिया। कार्तिक ने उसकी कमर को कस कर पकड़ा और अपने हाथ धीरे से ऊपर सरकाते हुए लाया, और जब लगा कि वो डॉली की छाती को निचोड़ देगा, तभी कार्तिक ने दोनों हाथों से डॉली को जकड़कर उसे दूर धकेल दिया। डॉली की अदाओं का कार्तिक पर जरा भी असर नहीं हुआ। कारण साफ था, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की बसी थी, माया। डॉली को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कार्तिक ने उसे बिना किसी रुझान के धक्का दे दिया। वो एक खूबसूरत महिला थी और बहुत से लोग उसमें इंटरेस्टेड हुआ करते थे, लेकिन ये कार्तिक पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। कार्तिक ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हें मुझे रिझाने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी और किसी भी प्रकार की फीलिंग्स नहीं है और ना ही कभी हो सकती हैं। डॉली ने तिरस्कार में अपने होंठ फेर लिए। वो किसी भी कीमत पर कार्तिक को जाने नहीं दे सकती थी। उसे इस मौके का जबरदस्त फायदा उठाना था। अचानक उसने कार्तिक के गले में एक नेकलेस लटका हुआ देखा और उसमें पेंडेंट की जगह एक अंगूठी लटक रही थी। क्या तुम शादीशुदा हो? डॉली ने हैरान होते हुए पूछा। इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी? यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कार्तिक ने अपने गले में लटक रही अंगूठी की तरफ देखा। यह उसकी शादी की अंगूठी थी। उसने इसे हमेशा से अपने दिल के करीब रखा था, क्योंकि उसे 100% यकीन था कि माया के दिल में भी सिर्फ और सिर्फ वही है। डॉली अचानक निराश हो गई। फॉरगेट इट। तुम तो शादीशुदा हो, तो मेरा तुम्हारे करीब आना गलत है। डोंट वरी, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और ये कहते ही डॉली बिना 1 मिनट भी और वहां रुके सीधा बाहर चली गई। उसके जाते ही कार्तिक के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कुराहट आ गई। कार्तिक ने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और बैठते हुए अपना फोन निकाला, जिसे उसने 3000 साल से इस्तेमाल नहीं किया था। और जैसे ही कार्तिक ने फोन को चार्ज पर लगाया और उसका फोन ऑन हुआ, तुरंत ही उस पर नेटवर्क आया और वो दंग रह गया। वो मिस्ड कॉल्स की संख्या भी नहीं गिन सकता था, लेकिन क्या करता, वो मिस्ड कॉल्स काफी पुराने थे, उस वक्त के जब वो व्योम जगत में था। वो सारे मैसेजेस और भी कंफ्यूज करने वाले थे, और ये कॉल और मैसेजेस सभी एक ही इंसान के भेजे हुए थे, माया जायसवाल। कार्तिक तो अमर क्षेत्र में चला गया था और यहां पृथ्वी पर उसे ढूंढने के लिए माया ने एक सर्च नोटिस भी जारी किया था। माया ने कार्तिक को रोज मैसेजेस भेजे और उसे हर दिन फोन किया, इसी उम्मीद में कि किसी दिन तो शायद जवाब आएगा। इन सब से पता चलता है कि उसके दिल में सिर्फ कार्तिक ही बसा था। उस समय मैं एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं उसके ऊपर जो प्रेशर था उसे हैंडल करने में मैं उसका साथ दे पाता। मुझसे शादी करने के लिए माया को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बहुत तकलीफ हुई थी। हमारे प्यार के खिलाफ उसके पूरे परिवार का सामना करने के साथ साथ उसे बिजनेस और स्पेस आर्टिस्ट मिशनों के मामले भी हैंडल करने पड़ते थे, और मैं उस समय उसे समझ ही नहीं पाया। कार्तिक अपने आप में गिल्ट से भरा जा रहा था। अगर वो उस समय माया की पहचान जानता होता तो उसे आज खुद से ये शिकायत नहीं होती। ये सोच सोचकर वो परेशान हो रहा था कि वो शादी के बाद कैसे माया से हमेशा झगड़ा किया करता था। उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। उस समय उसे माया का प्रेशर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था।
उसके साथ रहने के लिए माया को फैमिली के टास्क्स पूरे करने पड़ते थे, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल था। उस समय माया की स्पेस आर्ट में स्किल्स बहुत मजबूत थे, इसलिए मेन ब्रांच उसे और उसके काम को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। मुझे बेहद अफसोस है माया, लेकिन तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अगर तुमने बताया होता तो मैं समझ गया होता, और मैं निश्चित रूप से इतना गलत नहीं बिहेव करता। कार्तिक ने खुद को शांत किया और अपने फोन को फिर से देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो देखता गया, सारी खबरें माया के बारे में ही थी, और जब वो चेक कर ही रहा था कि इतने में उसके फोन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई दिया। नाम था स्पेस कल्टिवेटर्स ग्रुप। अगर मैं स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं तो मुझे यह दिखाना होगा कि मैं रियल में एक वॉरियर हूं। कार्तिक जानता था कि यह उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लाइफ्स को पहले ही नेटवर्क में इंटीग्रेट कर दिया गया था, और स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुरंत कार्तिक को भेज दी गई थी, और फिर उसने आसानी से इस ग्रुप का टेस्ट पास कर लिया। कार्तिक स्पेस आर्टिस्ट्स की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो कभी भी इस ग्रुप के कांटेक्ट में आया ही नहीं था। माया जायसवाल तो अभी भी एक स्पेस आर्टिस्ट थी, लेकिन फिर भी उनके बीच की दूरी बहुत थी। लेकिन अब कम से कम कार्तिक को इंफीरियर फील नहीं होगा। कार्तिक उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गया, और उसने ग्रुप का नाम भी बदल कर रख दिया, सन ऑफ नरसिम्हा। एक नया मेंबर स्पेस कल्टिवेटर ग्रुप में ऐड हुआ है। क्या दबंग नाम है! ऐसा लगता है कि उसकी अपनी एक स्टाइल है। सन ऑफ नरसिम्हा कौन है? कार्तिक फ्रस्ट्रेशन से मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक नाम है। अब यह भी समझाना पड़ेगा क्या? @सन ऑफ नरसिम्हा, तुम किस रेल्म में हो? @सन ऑफ नरसिम्हा, अपने रेल्म की रिपोर्ट करो। ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस कार्तिक को उसकी असली ताकत बताने के लिए कह रहे थे। यह था वॉरियर व्हाट्सएप ग्रुप का रूल। वो अपने नए मेंबर्स को खुद अपनी सिचुएशन रिपोर्ट करने की परमिशन देता था। इस वॉरियर व्हाट्सएप ग्रुप में कई बड़े परिवार थे। इन्फॉर्मेटाइजेशन के ईरा में वॉरियर कल्टिवेशन पहले से ही मॉडर्न हो गई थी। कार्तिक ने ग्रुप के थ्रू देखा और चौंक गया। वो अचानक खुश हो गया, क्योंकि माया भी वहां उस ग्रुप में थी। उसे माया का फोन नंबर अच्छे से याद था, लेकिन माया ने ग्रुप में काफी लंबे टाइम से कोई बात नहीं की थी। ये देखकर कि कार्तिक चुप था, ग्रुप के लोग मैसेज पर मैसेज छोड़ते रहे, और कार्तिक से उसके स्पेस आर्ट क्षेत्र की रिपोर्ट करने के लिए कहने लगे। और अगर उसने नहीं बताया या जवाब नहीं दिया तो वे उसे ग्रुप से बाहर कर देंगे। महागुरु, कैप्टन, कार्तिक ने बस 2 शब्दों के साथ उत्तर दिया, और एक के बाद एक फ्रेंड्स के ग्रुप्स वहां एक्टिव हो गए। ये सन ऑफ नरसिम्हा फेमस नहीं है, वो ग्रुप के अंदर कैसे आया? स्पेस आर्ट्स के महागुरु बहुत रेयर हैं, वो महागुरु कैसे हो सकता है? उसे ग्रुप चैट से बाहर निकालो। हाँ, +1 कार्तिक ने मन ही मन सोचा। जब उसने सच कहा तो किसी ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? इतने में ग्रुप का लीडर चैट में सामने आया। हालांकि कार्तिक समझ गया कि ग्रुप के लीडर के रूप में भी उसके पास ज्यादा कुछ अधिकार नहीं थे। कार्तिक मुस्कुराया। इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ्स की मदद से उसे ग्रुप से बाहर नहीं किया जा सकता था, कोई कितना भी कोशिश कर ले। @सन ऑफ नरसिम्हा, क्या आप हैकर हैं? ग्रुप के लोग सन ऑफ किलन को बोलने के लिए कहते रहे, लेकिन कार्तिक ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। इस ग्रुप के सारे लोगों को ऐसे ही कैजुअली ब्राउज करने के बाद उसने महसूस किया कि ये ग्रुप बहुत बोरिंग था। इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप था कि अपने साथ हुए गलत का बदला लेना। कार्तिक ने 10 सबसे निचले स्तर के अमर हथियारों को चुना और सीधे भक्षण करने वाली शक्ति को खोल दिया और उन सभी को अपनी ताकत में बदल दिया। अगर वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था तो अपने खुद के अमर हथियार को निगलना एक शॉर्टकट था। कार्तिक ने अपनी डायमेंशनल रिंग से कुछ स्पेस आर्ट स्किल मैनुअल निकाले और उन्हें पढ़कर उनसे सीखना शुरू किया। तथागत, डिवाइन पाम, ये सभी डिवाइन स्किल्स थे जो उसने तब प्राप्त किए थे जब उसने स्वर्ग की यात्रा की थी। कार्तिक को फ्लैश नामक एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट स्किल मिला था। इंटरेस्टिंग नाम है ना? कार्तिक ने उसका यूज करके देखा
और वो अचानक बिजली की स्पीड के साथ कमरे के एक कोने से दूसरे में चला गया। इन एबिलिटीज के साथ वो अजेय होगा। इतने में कार्तिक का फोन बजा। उसने नंबर देखा और उसे याद आया कि कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि हेमंत माथुर था। उसने इतनी जल्दी फोन किया, ऐसा लगता है जैसे उसने सारी जड़ी बूटियां कलेक्ट कर ली हैं। कार्तिक ने फोन उठाया और हेमंत माथुर की घबराई हुई आवाज दूसरी तरफ से आई। हेलो कार्तिक, इट्स मी। हेलो मिस्टर माथुर, क्या आपने सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली हैं? कार्तिक ने सीधे पूछा। उसे पता था कि हेमंत अचानक उसके साथ इतनी सावधानी से क्यों बात कर रहा था, क्योंकि जब वो अस्पताल में था उसने महागुरु की ताकत का इस्तेमाल किया था। उन बिखरी पट्टियों पर अभी भी उसकी सांस बाकी थी। महागुरु का ऑरा। कार्तिक ने जानबूझकर उस ऑरा को नहीं हटाया था, क्योंकि वो चाहता था कि हेमंत उसे ढूंढे। उसके बेटे ने कार्तिक को नाराज कर दिया था और हेमंत हमेशा सावधान रहेंगे जब उन्हें कार्तिक की ताकत के बारे में पता चलेगा। तब कार्तिक पहल करने में सक्षम होगा। पुणे शहर में एक युवा और प्रतिभाशाली महागुरु कभी नहीं हुआ था। ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। इसका असर यह होगा कि माथुर फैमिली न सिर्फ अब कभी कार्तिक को नाराज नहीं करने पर ध्यान देगी, बल्कि वे उसे फैमिली के अंदर लाने की कोशिश भी करेंगे। फोन के दूसरी तरफ हेमंत ने देखा कि कार्तिक का स्वर शांत था। उसने उसके सामने बैठे मानव की तरफ देखा। महागुरु ऊंचे होते हैं और पराक्रमी भी, लेकिन कार्तिक बहुत शांत था। इससे साबित होता है कि कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। एक महागुरु के लिए झूठा माना जाना बहुत बड़ा अपमान था। मेरे बेटे ने आज दिन में आपका बहुत अपमान किया, आपको बहुत नाराज किया। कृपया उसे क्षमा करें। कोई बात नहीं। आखिरकार एक पिता के रूप में उनका उस तरह से बर्ताव करना सामान्य है। उसे दोष देने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बेटी के नाम पर कोई उन्हें धोखा ना दे, इसकी चिंता करना उनका अधिकार है। कार्तिक ने धीरे से कहा। किसी कारण से कार्तिक के दिल में जेलसी और बढ़ गई थी। एक छोड़े हुए बच्चे के रूप में कार्तिक ने कभी पिता के प्यार को महसूस नहीं किया था। हेमंत ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि कार्तिक रियलिटी में गुस्सा नहीं था। उसने मानव को बहुत ज्यादा नर्वस ना होने के लिए कहा और फिर कार्तिक से कहा, वो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप मेरी पोती मिली का इलाज कब करेंगे? हेमंत अपनी पोती की सर्दी की बीमारी से बहुत परेशान था। कार्तिक ने बाहर आकाश की ओर देखा और कहा, कल। आज पहले ही देर हो चुकी है, मैं कल उसका इलाज करूंगा। हेमंत ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। आप कहां रहते हैं? प्लीज बताइए, मैं कल आपको वहां से पिक कर लूंगा। पुणे शहर के नंबर 1 परिवार माथुर परिवार के मुखिया के लिए किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना असंभव था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कार्तिक के लिए हेमंत माथुर कुछ भी कर सकता था। कार्तिक ने हेमंत को अपना पता बताया और तुरंत ही फोन काट दिया। फोन काटते ही कार्तिक खिड़की के पास आया और उसके सहारे टिक कर खड़ा हो गया और उसने बाहर जायसवाल ग्रुप के कैंपस को देखा। उसने अपनी आंखों में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी की और उसके विजन का एरिया अचानक ही काफी बड़े एरिया में बदल गया। कार्तिक ने अचानक अपना मुंह घुमाया और प्रकाश की एक तेज चमक दिखाई दी और कार्तिक की नजरों में जायसवाल ग्रुप के कैंपस की दीवारें परत दर परत ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होने लगीं और उन दीवारों को पार करते हुए कार्तिक की नजरें एक इंसान पर जाकर रुकी, जो अभी भी ऑफिस में काम कर रही थी। माया। कार्तिक ने धीरे से पुकारा, माया। और ऑफिस में बैठी माया ने अचानक नजर उठाकर देखा और उसके मुंह से निकल गया, हाँ? कार्तिक क्यों चाहता था कि हेमंत उसे ढूंढे? कैसे यूज करेगा वो हेमंत के साथ हुई अपनी डील को? क्या माया ने कार्तिक की आवाज सुन ली है? क्या अब फाइनली वो दोनों मिलने वाले हैं?